नंबर 1, फिल्म आखिरी रास्ता आज भी अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था, एक पिता डेविड डिसूजा और उसका बेटा विजय। कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। जब वो सालों बाद जेल से बाहर आता है तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने निकलता है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसके रास्ते में उसका खुद का बेटा खड़ा होता है जो अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इमोशनल और इंटेंस सीन इतने प्रभावशाली ढंग से निभाए हैं कि दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं, चाहे वो पिता का दर्द हो या बेटे की ईमानदारी। बच्चन ने दोनों किरदारों को पूरी गहराई और सच्चाई से जिया है। इसी वजह से आखिरी रास्ता को अमिताभ बच्चन की सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाली फिल्मों में गिना जाता है। नंबर 2, शूटिंग के पहले ही दिन अमिताभ बच्चन ने निर्देशक की क्षमता परखने के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया। हालांकि उनके पास पूरी स्क्रिप्ट पहले से थी, फिर भी उन्होंने निर्देशक से कहा, अगर आप बता दें कि पूरा सीन कैसे शूट किया जाएगा तो मुझे मानसिक रूप से तैयारी करने में आसानी होगी। असल में अमिताभ यह देखना चाहते थे कि निर्देशक खुद सीन के लिए कितना तैयार है। निर्देशक ने पूरे सीन को समझाना शुरू किया, लेकिन बीच में ही अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, अब मैं इसे संभाल लूंगा। इससे सभी को समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि वो डायरेक्टर की सोच और तैयारी को भी परखने में माहिर हैं। नंबर 3, फिल्म आखिरी रास्ता की मूल कहानी तमिल में लिखी गई थी और बाद में उसे हिंदी में अनुवाद किया गया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक हिंदी भाषा नहीं जानते थे। इस वजह से हर सुबह अमिताभ बच्चन शूटिंग शुरू होने से पहले पूरी स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ते थे। फिर वो निर्देशक से कहते, आप ये डायलॉग तमिल में बोलिए ताकि मैं समझ सकूं कि उस लाइन का असली भाव क्या है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अमिताभ यह सुनिश्चित कर सकें कि हिंदी में बोले गए संवादों में वही भावना और इमोशन बरकरार रहे जो मूल तमिल स्क्रिप्ट में थे। निर्देशक खुद हर सीन को भावनाओं के साथ एक्ट करके दिखाते थे ताकि बाकी कलाकार और टीम भी समझ सके कि उस सीन में किस तरह की भावना और टोन चाहिए। यही कारण था कि फिल्म के हर सीन में इमोशन और परफॉर्मेंस का गहरापन नजर आता है। नंबर 4, फिल्म आखिरी रास्ता का असली टाइटल शुरू में कैद की डायरी रखा गया था। इस नाम के पीछे वजह यह थी कि कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गलत इल्जाम में कैद होता है और सालों बाद जेल से निकलकर अपने जीवन का हिसाब और बदला लेने निकलता है। लेकिन बाद में फिल्म का टाइटल बदलकर आखिरी रास्ता कर दिया गया, क्योंकि यह नाम कहानी के भावनात्मक और निर्णायक पहलू को बेहतर तरीके से दर्शाता था, यानी एक पिता का अपने अंतिम रास्ते पर चलने का निर्णय। नंबर 5, फिल्म आखिरी रास्ता में मुख्य खलनायक के रोल के लिए सबसे पहले अनुपम खेर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से मना कर दिया। दरअसल अनुपम खेर ने फिल्म का ओरिजिनल तमिल वर्जन देखा था। उसे देखने के बाद उन्हें लगा कि फिल्म में हीरो के दोस्त का किरदार खलनायक के मुकाबले ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली है, इसलिए उन्होंने खलनायक की भूमिका ठुकरा दी। बाद में यह रोल सदाशिव अमरापुरकर को ऑफर किया गया, जिन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया और अपने अभिनय से किरदार को यादगार बना दिया। नंबर 6, फिल्म आखिरी रास्ता तमिल फिल्म ओरू कैदियन डायरी की रीमेक थी। इस तमिल फिल्म की कहानी खुद मशहूर लेखक और अभिनेता के भाग्यराज ने लिखी थी, जबकि इसका निर्देशन भारती राजा ने किया था। नंबर 7, फिल्म आखिरी रास्ता के DVD वर्जन में एक दिलचस्प बात सामने आई। इसमें श्रीदेवी की आवाज असल में रेखा ने डब की थी, यानी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली श्रीदेवी की आवाज वास्तव में रेखा की आवाज थी। ये पहली बार नहीं था जब रेखा ने किसी दूसरी अभिनेत्री के लिए डबिंग की हो। बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उस फिल्म में सौंदर्या की आवाज भी रेखा ने ही डब की थी। इससे यह साबित होता है कि रेखा न केवल एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि उनकी आवाज और डबिंग स्किल्स भी बेहद प्रभावशाली हैं, जो किसी भी किरदार में जान डाल देती हैं। नंबर 8, फिल्म आखिरी रास्ता वह पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर ने एक साथ काम किया था। इससे पहले दोनों ने कभी किसी फिल्म में एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया था। इस फिल्म में दोनों के किरदारों के बीच गंभीर टकराव और दमदार सीन देखने को मिले, जिसने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि आखिरी रास्ता को न सिर्फ अमिताभ बच्चन के शानदार अभिनय के लिए, बल्कि अमिताभ और अनुपम खेर की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए भी खास माना जाता है। नंबर 9, फिल्म आखिरी रास्ता वह आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और ओम शिवपुरी ने साथ काम किया था। इससे पहले दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया था, जिनमें सबसे मशहूर फिल्म थी
डॉन। ओम शिवपुरी उस दौर के बेहद सशक्त और सम्मानित कैरेक्टर आर्टिस्ट माने जाते थे और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी हमेशा प्रभावशाली रही। आखिरी रास्ता में उनकी मौजूदगी ने फिल्म को और गहराई दी और यह फिल्म उनके और अमिताभ के साथ की गई आखिरी साझेदारी बन गई, जिसे दर्शक आज भी स्नेह और सम्मान के साथ याद करते हैं। नंबर 10, श्रीदेवी ने खुद यह बात कही थी कि उन्होंने आखिरी रास्ता इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने पहले ही निर्माता की दूसरी फिल्म खबरदार साइन कर रखी थी, जो बाद में शेल्व हो गई थी। वे पीछे नहीं हटी क्योंकि उनके और निर्माता के बीच अच्छे संबंध थे। उन्होंने बताया कि आखिरी रास्ता में उनका रोल छोटा था और साथ ही फिल्म में जया प्रदा भी थीं। इसलिए अगर वे फिल्म में होती या नहीं होती, फिल्म पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। श्रीदेवी ने यह भी कहा कि आज की तारीख में वे ऐसा ऑफर कभी नहीं स्वीकार करेंगी, भले ही अमिताभ बच्चन फिल्म में हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनकी महत्वाकांक्षा या अहंकार की वजह से नहीं है कि वे छोटी भूमिका नहीं करती। वे छोटी भूमिका करना मन से स्वीकार कर सकती हैं, बस शर्त यह है कि वे फिल्म की एकमात्र हीरोइन हो। नंबर 11, फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन ने पिता और बेटे का डबल रोल निभाया। यह उनके करियर में चौथा बार था जब उन्होंने एक ही फिल्म में 2 किरदार निभाए। इससे पहले उन्होंने यह भूमिका अदालत, देश प्रेमी और महान जैसी फिल्मों में निभाई थी और बाद में उन्होंने यह डबल रोल सूर्यवंशम में भी किया। इस फिल्म में अमिताभ ने दोनों किरदारों को इतनी गहराई और प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दर्शक आज भी इसे उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में गिनते हैं। नंबर 12, फिल्म आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन के करियर में एक खास मुकाम रखती है क्योंकि यह उनकी उस समय की आखिरी रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने सिनेमाई दुनिया से कुछ समय का ब्रेक लिया और राजनीति में कदम रखा। वे लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे और फिल्मों में वापसी 1988 में शहंशाह के साथ की, यानी आखिरी रास्ता उनके उस दौर की अंतिम फिल्म बन गई जिसने उनके फैंस को अलविदा कहने का मौका दिया और उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की। नंबर 13, फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग मुख्य रूप से ऊटी और मद्रास में की गई थी। वर्तमान में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया है। ऊटी की पहाड़ी और हरियाली और मद्रास की शहरी सेटिंग ने फिल्म के दृश्यों को अलग और खूबसूरत लुक दिया। इस तरह के लोकेशन ने कहानी के भावनात्मक और एक्शन सीन दोनों को और प्रभावशाली बनाया। नंबर 14, निर्देशक के भाग्यराज ने कहा था कि जब भी वे हिंदी फिल्म बनाएंगे, उनकी एक शर्त यह होगी कि वह फिल्म केवल अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाएंगे। पहले उन्हें यह मौका मिला था कि वे फिल्म मास्टर जी हिंदी में अमिताभ बच्चन के साथ डायरेक्ट करें, लेकिन जब अमिताभ उस फिल्म को करने में सक्षम नहीं थे तो के भाग्यराज ने मास्टर जी का निर्देशन करने से खुद को अलग रखा। इसके बजाय यह फिल्म के राघवेंद्र राव ने डायरेक्ट की और इसमें मुख्य भूमिका निभाई राजेश खन्ना और श्रीदेवी ने, यानी कि भाग्यराज की शर्त और उनका अमिताभ के प्रति लगाव ही वजह थी कि उन्होंने मास्टर जी का निर्देशन नहीं किया। नंबर 15, अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स 1986 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए हुए होते तो यह संभव था कि अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला होता। आखिरी रास्ता में उनके डबल रोल पिता और बेटे दोनों किरदारों की गहरी और प्रभावशाली अभिव्यक्ति ने दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी इस भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि उस साल अवार्ड्स होते तो अमिताभ इस फिल्म के लिए सम्मानित होने के योग्य थे। नंबर 16, फिल्म आखिरी रास्ता में जया प्रदा का रोल पहले माधवी को ऑफर किया गया था, लेकिन माधवी ने यह भूमिका स्वीकार नहीं की और इसलिए यह रोल बाद में जया प्रदा को दिया गया। इससे यह साबित होता है कि फिल्म में जो भी कलाकार नजर आए उनका निर्माण और कास्टिंग प्रक्रिया कितनी सोच समझ कर की गई थी। नंबर 17, अमिताभ बच्चन और सदाशिव अमरापुरकर ने साथ में सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया था, आखिरी रास्ता और इंसानियत। नंबर 18, फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच कोई साझा सीन नहीं था, यानी दोनों अभिनेत्रियां स्क्रीन पर कभी एक साथ नहीं दिखीं और उनके किरदारों की कहानी पूरी तरह से अलग थी। इस वजह से फिल्म में दोनों की अलग अलग उपस्थिति देखने को मिली, लेकिन उनके इंटरेक्शन का मौका दर्शकों को नहीं मिला।